12 क्वेश्चन, 1 से 12 तक क्वेश्चन दिएंगे एमसीक्यू के। आप देख सकते हैं ये सब। थोड़ा मैं रोक दूं, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा सॉल्व करके पूरा, लेकिन अभी नहीं डाल रहा क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, समझा कर सॉल्व करना होता है ना। तो अभी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा है क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन खत्म हो गए, सेक्शन ए के थे। अब सेक्शन बी में जो है ना, सेक्शन बी में ये टोटल 2 से 7 तक क्वेश्चन है, और ये सिंपल है, रीअरेंजमेंट करके इनको फाइंड करना होता है ना, आगे पीछे करके इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो। मैंने देखा नहीं कि इसको इधर करना है, ठीक है। ये फिर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन एक था, सेम तो नहीं, इसी तरह का मिलता जुलता और करके दिया हुआ है। अगर आपको बनाने में परेशानी हो तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। और में जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर डायगोनल वाला आपको दिया हुआ है, फिर पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है, फिर इवेलुएट, ये आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, जो था ना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर होगा सॉल्व। फिर है सेक्शन सी में, ये 8 से लेकर 10 तक 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। 8A और B, एक्सपोनेंट वाले के की वैल्यू निकालनी है। आगे सिंप्लीफाई है, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी मैं बस वो सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि सबसे टफ लगता है बच्चों को, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन आपका है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ई में दिया हुआ है। देखो सेक्शन ई में केस स्टडी बोलो या फिर इसे सोर्स बेस्ड बोलो, बात एक ही है। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे आपको, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, फिर क्वेश्चन 14, फिर क्वेश्चन 15 और एक क्वेश्चन है 16। मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, क्लियर। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो क्या है ना कि एक छोटी सी कहानी दी रहेगी आपको, जिन्होंने कभी देखा नहीं है वो देख लें, एक छोटी सी कहानी दी रहेगी। कहानी क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ होगा और कुछ नहीं, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो 1 2 और ये 2, 4 नंबर का हो गया तो 8, ठीक तो है। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो करते हैं सॉल्व इसको। पहला क्या है, इन अ मैथमेटिक्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिया हुआ है, ये आपको इसी के बारे में कुछ पूछा जाएगा। बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये केस स्टडी में। देयर टीचर राइट्स एन एक्सप्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर 2 एक्सप्रेशन लिखा, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। इस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी 1। ये पहला जो है ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी 1 कौन सी, इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर जो है पहला वाला क्वेश्चन, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो याद है आपको, प्रॉपर्टी तो आपको याद करने से बच गया आप, लेकिन उसका नाम आपको याद रखना था। कौन सी प्रॉपर्टी है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को सी से कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब ए को बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। आंसर में सिर्फ आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 1 नंबर आपको इससे मिल जाएगा। अब है नेम द प्रॉपर्टी 2 रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो दूसरी है उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखना है, देखो एक बार पहले बी और सी को घेरा हुआ था, अगली बार ए और बी को घेर दिया, चेंज हो गया ना। क्या बोलते हैं, याद है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरे का नाम है एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1 व्हेन a इक्वल टू दिस मच, b इक्वल टू दिस मच, c इक्वल टू दिस मच। मतलब a जो पहली जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, ए और बी और सी की वैल्यू, बस सॉल्व कर देना आपका बन जाएगा। ये मैं करके आपको दिखा सकता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका ए, सॉरी दिख नहीं रहा, अच्छा ए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, बी माइनस सी था, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इक्वल टू है ए इंटू बी इक्वल टू ए, सॉरी बीच में माइनस होगा, माइनस ए इंटू सी। तो सबकी वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। आपको जो पुट करना है वो ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू 1/4 और सी की वैल्यू 1/5 है। तो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में पुट करना है आपको, ये दोनों सेम है या नहीं। तो 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/5, ठीक ना, इक्वल टू 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/5। क्या हो जाएगा, 1/3 तो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है इसे सोल्व करना है। सोल्व करना नहीं आता, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 5 जा 20, 5 को मल्टीप्लाई कर दो इधर वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना, 1 से, यहाँ लिख देना 5 हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस लिखना, 4 को 1 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, ऊपर 1 1 जा 1, माइनस 3 5 जा 15, ऊपर 1 1 जा 1, ठीक है। अब सोल्व कर दो, 1/3 इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई, ये ऊपर माइनस होकर 1 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, उधर क्या होगा, एलसीएम लेना आता है इसका 60, है ना, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए 60 होगा। तो 12 5 जा 60 होता है, ऊपर 5 लिख दो माइनस, और आपने मैंने जो कहा था यहाँ पर जो तरीका बताया था वो आप यहाँ भी कर सकते हो, उससे भी बन जाता है, लेकिन लास्ट में कटाना पड़ता है उसमें। तो ये 5 4 जा 60, ये 4 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 को 1 से करो मल्टीप्लाई 1 होगा, और 20 को 3 से करो 60 हो जाएगा, ठीक ना। उधर क्या होगा, ऊपर -1 होगा, नीचे 60 होगा, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक ना। आगे बात समझ में, दूसरा करते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 को भी वेरीफाई करना है, जैसे मैंने अभी किया 1 को वैसे ही। तो 2 वाले में जो है, इस वाले में सबकी वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा। तो ए की वैल्यू 1/2, बी -1/3 और सी 1/4। ये करना खुद से, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर और लिखा हुआ है, और का मतलब ये हुआ कि या तो 3 का ये वाला करो या फिर 3 का ये वाला करो, 3 में से कोई दो एक करना है। ध्यान रखना ये कि अगर वो करोगे तो ये ए नंबर पुट करना है, और ये करोगे तो ये बी नंबर पुट करना है, ठीक ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 वाला, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसे, दिखेगा आराम से, है ना। Miss Babita was explaining to her students that opposite sides and opposite angles of a parallelogram are equal। देखो ये बात आपको याद नहीं है तो केस स्टडी में ये फायदा है, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली इक्वल होगी इसके टोटल, और ये वाली इक्वल होगी इसके, ये आपको दिया हुआ अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है ना। मैं इसे हटा दूं। दूसरी बात, अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, फिर ये वाली इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो करना क्या है, फर्दर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी दिया आपका,
कि डायगोनल्स भी है आपको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये यहाँ से टी से लेकर ओ तक की जो दूरी है वो आई से लेकर के ओ तक की दूरी बराबर होगी, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये होगी, ठीक है। वैसे ही इधर वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वाली, ये इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक ना। ये गंदा हो गया, मिटा दूं इसे मैं, ताकि देखना आसान हो, समझना आसान हो, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। सी ड्रू द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये फिगर मैम ने बना दिया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल TOS। ध्यान देना, TOS एंगल कौन सा बनाना है, जो बीच वाला होता है, आपको ये पता है, बीच वाला जो है ना वो एंगल निकालना होता है, ओ TOS। TOS आपको ये निकालना है ओ के पास, ठीक है। बीच वाला कौन सा था, ओ था ना, ये ओ वाला। जिसको नहीं था पता कि TOS का मतलब ओ वाला ही निकालना होता है बीच में, वो बताओ कि नहीं था पता, आज सीखे हो, ठीक है ना। तो ये वाला कमेंट में लिखना है, ये वाली बात। तो ओ की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, तो आपको पता है क्या करना होता है कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मिलकर अगर स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो इसे हम 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक ना। तो 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 कर लो, है ना। और लिख देना वहां पर, यहां लिख देना बाइलीनियर इक्वेशन, बस यहां लिख दो लीनियर पेयर लिखना, सॉरी, ठीक ना, लीनियर पेयर। सॉल्व कर दो, x को छोड़ दो इधर ही, 180 उधर है, उसमें ये भाई साहब ना उधर भेज दो, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, 110। तो x इक्वल टू 180 में 110 माइनस करो 70 निकल जाएगा, ये अपना आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर ना। पहला क्वेश्चन बन गया, तो इसका अपना आंसर आ गया 70 डिग्री। दूसरा क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ IOS। IOS 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 ये वाली निकालनी है। तो आपको पता है ये वाली एंगल और ये वाली एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कहलाती है ना, वर्टिकली अपोजिट, पता है ना, दोनों इक्वल होती है। तो सिंपली क्या लिखना इसमें, ये वाली एंगल उसकी इक्वल होती है, ठीक है ना। यहाँ सिंपल लिखो एंगल IOS इक्वल टू कौन सा है उधर वाला, उसका नाम क्या है, FOT नाम है, एंगल FOT। अच्छा, बात समझ में आती है कि एंगल FOT क्यों लिखा, TOF क्यों नहीं लिखा, OFT क्यों नहीं लिखा। अगर नहीं आए तो कमेंट में बताओ, ये बातें नहीं आती हमें, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत परेशानी होगी अगर आप ये नहीं जानते हो तो FOT क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है 110 ना, लिख दो, देयरफॉर एंगल IOS इक्वल टू 110 डिग्री, हो गया आंसर। फिर निकलना है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ FOI। FOI ये वाली इधर वाली निकालनी है। तो आपको पता है ये वाली एंगल इसके अपोजिट है ना, तो वर्टिकल अपोजिट 70 की हो जाएगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम हो जाएगा एंगल FOI इक्वल टू, लिख देंगे एंगल, क्या नाम था उधर वाले का, TOS नाम था इसका, ठीक है ना, इसका नाम TOS है, एंगल TOS ये 70 डिग्री है, इक्वल टू 70 डिग्री लिख दो। कारण लिखना है यहाँ पर, वर्टिकली है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक ना। और एक ऑप्शन में दिया हुआ आपको और करके कि OSI ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, जाप करना, और ना बने तो बता देना कमेंट में, मैं कर दूंगा फिर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ क्लास रूम एक्टिविटी द टीचर वाज डिस्कसिंग द पावर ऑफ एल्जेब्रा
and how it can be used to solve the problems of geometry as well. मतलब कि एल्जेब्रा का यूज करके हम ज्योमेट्री सोल्व कर सकते हैं. She wrote the following expression on the blackboard. क्या लिखा टीचर ने? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस मच. ये एरिया दिया हुआ है इतना एंड लेंथ दे रखी इतनी. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन x इतना है और y इतना है. तो लेंथ निकालना है आपको. तो लेंथ कितना दिया हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, निकल जाएगा आराम से. पुट करना आता है ना, सिंपल है. क्या लिखना? L इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x प्लस 9y. तो x की वैल्यू 1 रखो प्लस 9 इंटू 1 रख दो. ये तो 1 है प्लस ये तो 9 होगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आंसर आ गया. दूसरा क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया वाले में क्या करना है? इस वाले में ये वैल्यू पुट कर दो. तो एरिया इक्वल टू क्या करना है? एरिया इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर. करो. क्या है? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 है. एक्स की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 12 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 27 इंटू 1 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है. 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा. 27 को 1 से मल्टीप्लाई करो 27 होगा. तो ये इसमें प्लस कर दो 13 हो जाएगा प्लस 27. 13 का 3 निकाल कर उसमें पटक दो 30 हो जाएगा. और 10 40 हो जाएगा. ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना और इसमें सेंटीमीटर लिखना. ये लेंथ था, सेंटीमीटर लिखना. एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ये. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन एक्स और वाई दिया हुआ है. तो ब्रेथ तो हमको पता नहीं है. बी कैसे निकालते हैं? तो बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए अपॉन में एल होता है. ठीक ना. तो ए तो अपना क्या है? 40 अभी हम निकाल चुके हैं. एल कितना है? 10 है, हम निकाल चुके हैं. दोनों कटा दो, ये 4 हो जाएगा. ठीक है ना. ये डायरेक्ट आ चुका है. बिना डायरेक्ट भी करते हैं हम. पता है कैसे? ए की वैल्यू कितनी है जो था लिख दो. एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 27 वाई स्क्वायर अपॉन एल कितना है? एक्स प्लस 9y. एक्स प्लस 9y. बात तो वही होना है. पुट करोगे तो. ठीक है. तरीका और भी इसके होते हैं लेकिन अभी नहीं जानना है, वो 9th में सीखना है. दूसरा वैल्यू ब्रेथ का है, ये निकाल सकते हो पुट करके. ये थोड़ा टफ है आपके लिए, छोड़ दूं मैं. ठीक ना. नहीं बन सके तो बोलना, जरूरी नहीं बनाना क्योंकि और तक ही बनाना है. उम्मीद है समझ में आई होगी बातें, कुछ आसान हुई होंगी. माइंड में जो अनक्लियर था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बातें समझ में आई होंगी. अगर आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ऐसी चीजें और हमेशा आती रहेंगी. ठीक है. तब तक के लिए गुड बाय, शुभकामनाएं.